कैसे हो बच्चों? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है नैनोमीटर क्लासेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था हमारे सेल चैप्टर का साइज ऑफ सेल वाला आर्टिकल। टॉपिक पूरा हो गया था 8.3 तक हमारा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8.4 स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन ऑफ सेल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। भैया हमें पता है दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, इवन कि हम और आप जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी ढेर सारे ऑर्गन्स हैं। तभी तो हम बैठे हुए हैं। क्लियर है? एक एक लाइन का मतलब समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। यहाँ से पढ़ लोगे, मुझे नहीं लगता जीवन में कभी आपको किसी और टीचर के पास जाके समझने की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे से समझ लेना। You have studied in class 7 about a digestive organ which together constitute the digestive system। यार देखो, आपने क्लास 7 में पढ़ा कि आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है बहुत सारे सिस्टम्स के साथ। यानी कि देखो, जैसे आप कोई खाना खाते हो, वो खाना पेट में जाए खाली पचता थोड़ी ना है। तो उसके लिए मेन क्या है, पहले वो दांतों से चबाया जाएगा। तो दांत क्या है, ये भी पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, ये उसको धक्का देती है अंदर की तरफ। तो जीभ भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगी। फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो थूक प्रोड्यूस करते हैं। तो खाने में थूक मिक्स होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। फिर वो अंदर फूड पाइप में जाता है, तो फूड पाइप उसे पुश करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं उसको, आपको हायर क्लासेस में पढ़ाऊंगा मैं क्या होती है वो खाने को नीचे पुश डाउन करती है। तो विंड पाइप जो फूड पाइप होती है, वो भी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट होगी। ऐसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, फिर रेक्टम होता है। तो बॉडी में से वो जो हमने खाना खाया है, वो डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है एक्सक्रीट आउट होता है। तो देखो, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स ने काम किया एक साथ। क्लियर है? तो आगे पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक नहीं समझ आया तो आप एक बार दोबारा से इसको पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ईच ऑर्गन इन अ सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज ए डाइजेशन, असिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो, जितने ऑर्गन अभी मैंने आपको बताए हैं, आपके दांत से लेकर रेक्टम तक, तो सब में क्या है, सब में अलग अलग फंक्शंस हैं और सबका अलग अलग काम है। जैसे कि असिमिलेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे कि आपका डाइजेशन हो गया, ठीक है। डाइजेशन का मतलब खाने का पचना, असिमिलेशन खाने का पूरे शरीर में फैलना, ब्लड में मिक्स होकर खाना पूरे शरीर में फैलता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। एब्जॉर्प्शन होना, अच्छे से खाने के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसी तरीके से जो हमारा प्लांट होता है उसमें भी ढेर सारे फंक्शन होते हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट है। जितने उसके पार्ट है उतने उसके फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7। तो देखो, आपको पता है कि रूट्स का क्या फंक्शन है। रूट्स मिट्टी में पकड़ के रखती है मिट्टी को, और पेड़ उसके दम पे सीधा खड़ा रहता है। इसी के साथ साथ रूट्स पानी को सोखती हैं, मिनरल्स को सोखती हैं। और वो रूट्स पानी और मिनरल्स को जब चूसती हैं तो वो कहाँ जाता है, वो अप डाउन मूवमेंट में जाता है। यानी कि पेड़ में से होता हुआ सीधा लीव्स में जाता है। तो पेड़ को पानी मिलता है रूट्स के थ्रू से। तो सिस्टम देखो कैसा है, रूट्स चूस रही हैं पानी और पूरी बॉडी में ट्री की सप्लाई हो रहा है। तो वो वहाँ पे जाके लीव्स में पहुंचता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। आपने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो एक बार आप दोबारा से अपने याद कीजिए, आपने जब पढ़ा था उस वक्त क्या हुआ था। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। आगे लाइन देख लो, ये लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड, यानी कि सारी जो धूप हो गई, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, ये फूड भी बनाते हैं, ठीक है, प्लांट के लिए, ट्री के लिए। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब बेटा आप कंफ्यूज मत हो जाना, टिश्यू है क्या, ठीक है। टिश्यू क्या है बेसिकली, अच्छे से पढ़ो आपको समझ आएगा। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। कहता हमारे एक बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन होते हैं, पहले पैराग्राफ में ये था। अब इस पैराग्राफ में कह रहा है कि हर ऑर्गन कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज के कंबाइन होने से बनता है, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब भैया टिश्यू कैसे बनता है, तो ढेर सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। फिर ढेर सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्लियर हो गया फंडा? दोबारा से सुन लो। ढेर सारे सेल मिक्स होके एक साथ जुड़ के एक सेपरेट सा टिश्यू बनाते हैं।
फिर वो टिश्यू ढेर सारे मिक्स होके, ढेर सारे एक साथ जुड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर ढेर सारे ऑर्गन अपने आप को कलेक्ट करके अलग अलग तरीके से क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, सिंपल फंडा। अब देखो पहेली फिर आ गई। एक तो ये मीना नहीं हटती थी, वो कार्टून्स में जो आती थी ना, मीना और राजू बहन भाई। अब यहाँ पे ये पहेली और बुजू नहीं हटते दोनों जने। तो चलो पहेली देखते हैं। पहेली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इज इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। द सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। तो ये रियलाइज तो करना ही था उसने। क्यों रियलाइज किया भाई? इसलिए तो किया भाई, ये सारे किससे बने हुए हैं? वही जो मैंने बताया, ये ढेर सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और ढेर सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शनल यूनिट हो गई। ठीक है, द सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो जो सेल है हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट में ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो पहेली कह रही है भी जो सेल है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो चलिए 8.5 पार्ट पे चलते हैं। हम अपना 8.5 को पढ़ेंगे, द पार्ट ऑफ सेल। अब भैया देखो, आपकी बॉडी है, आप पार्ट ऑफ सेल यानी हम पार्ट के अलग अलग सेल पढ़ने जा रहे हैं। अब आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे आपकी आईज, आपकी नोज, आपकी लेग्स, आपके हैंड्स, आपका ब्रेन, ये सारे आपकी बॉडी के ही पार्ट है ना भैया। ऐसे जो हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, सेल्स के भी अपने अपने पार्ट होते हैं और हर पार्ट के अपने अपने फंक्शन होते हैं। जैसे लेग्स किस काम आती है? चलने के काम आती है। उसी तरीके से हाथ किस काम आते हैं? कि वर्क, अपना होमवर्क करने के काम आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो सेल होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या करेगा? ये आपका खाना प्रोड्यूस करेगा। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसे एनर्जी मिलती है। आपके लाइसोसोम हो गए, उन्हें हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। द बेस, देखो पहले पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की जो कवरिंग करती है, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, परत होती है। ठीक है, तो देखते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो बेटा इन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं। पहला इन्होंने क्या बताया कि बेसिक तीन चीज़ें तो जरूरी होती होती हैं किसी भी सेल के अंदर। क्या? एक उसकी सेल मेम्ब्रेन, एक उसका साइटोप्लाज्म और एक उसका न्यूक्लियस। फिगर 8.7। अगर आप कहें तो मैं आपको एक और फिगर 8.7 पे ले चलता हूँ नीचे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है, और रिगार्ड्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बच्चे पूछ लीजिए करो। ऐसे बेफजूल आप परेशान मत होना लाइफ में कभी कि सर बताएंगे या नहीं बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन डालो, आंसर मिलेगा। अब बेटा देखो यहाँ पे आपकी सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? देखिए, दिख रही है सेल मेम्ब्रेन? ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये आपका सेल है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना आपको, ये सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? ये आउटर मोस्ट लेयर। अब बेटा इसमें साइटोप्लाज्म कहाँ है? देखो अंदर ये जितना भी है ना येलो कलर का लिक्विड भरा हुआ है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो न्यूक्लियस आपको साइटोप्लाज्म भी पता चल गया, आपको आपका क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन भी पता चल गई। अब बेटा आपको और इसमें अगर देखना तो देखो क्लोरोप्लास्ट ये रहा। ठीक है, न्यूक्लियस ये देखिए बीच में गोल गोल सा है ना, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। वैक्यूल्स हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। ये जो ब्लैक कलर और वाइट कलर के हैं ना, इसमें चार पॉइंट बने ब्लैक एंड वाइट। तो बेटा इनको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो इसी तरीके से इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो ये इसके पार्ट्स हैं, आप समझ जाओ कि ये पूरा एक और सेल है, सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो वापस हम अपने चलते हैं जहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक पे। तो सेल मेम्ब्रेन से ही अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। वेयर इज इट आ रहेगा, ये रहा। देखिए, तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर रहा हूँ बच्चों को अच्छे से स्क्रीन पर नजर आए। देखो अब हमने देख लिया है सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है। मैंने आपको तीनों चीज़ें दिखा दी हैं। नहीं समझ में आई तो आप अपने पेज नंबर पे फिगर 8.7 पे जाइए और देखिए बुक में। और जब भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा एनसीईआरटी की बुक खोल लिया करो। और अगर किसी को किसी और बुक से रिलेटेड कुछ पूछना है, अपनी साइंस का चैप्टर है किसी भी क्लास का, तो बेटा अपनी क्लास का पीडीएफ बनाओ उसका और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं आपको नंबर अवेलेबल कर दूंगा। आपका वो वाला चैप्टर भी आपको सॉल्व आउट करके दे दूंगा। ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते, किसी और बुक से भी पढ़ते हैं, तो उस बुक का भी आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन डिटेल में मैं करके ऐसे ही वीडियो डाल दूंगा, फिर आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं उनके विद इन 24 आवर्स में हम उनको वीडियो दे देते हैं। चलिए, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन।
अब बेटा जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है ये कहाँ रहती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहती है। सेल मेम्ब्रेन वो है जो इसे चारों तरफ से कवर करके रखेगी, अपने अंदर करके रखेगी। ठीक है? ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा इसी को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। द मेम्ब्रेन सेपरेट अ सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। अब बेटा ये वही सेल है, मेम्ब्रेन है जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करके रहती है और उसके आसपास का जितना भी मीडियम है उसके सराउंडिंग्स में सबसे अलग हुई रहती है एकदम। ठीक है? क्योंकि देखो अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होंगे तो ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन बनी है, उसके अंदर ये सारे पैक होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउ द। अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो अंदर की तरफ मैंने आपको येलो येलो दिखाई थी, वो पोरस होती है। पोरस यानी उसमें छोटे 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 छेद होते हैं। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और ए मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो छोटी छोटी बूंदे छेद होते हैं ना, वो अलाउ करते हैं मटेरियल को अंदर बाहर आने जाने के लिए। तो उसमें अंदर बाहर आने जाने के लिए क्या चीज़ है बेसिकली? देखो वाटर हो सकता है, ठीक है? और कई तरीके के लिपिड्स हो सकते हैं जो कि सेल को चाहिए। क्लियर है आपको? तो वही तो पानी पानी तो मोस्टली पसीना भी हो सकता है आपका। ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 8.3 पे। तो चलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। आपके घर में प्याज वगैरह तो सबके होंगे ही। और चलो कुछ बच्चे हैं जिनके घरों में प्याज नहीं होते हैं, लाइक हाँ, जैन बच्चे जो हमारे पास पढ़ेंगे तो जैन पीपल्स प्याज को नहीं खाते। बट अगर खाते नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा, आपको ये एक्टिविटी मिल जाएगी। वो कहता है इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल टेक एन ऑनियन बल्ब। देखो ऑनियन बल्ब क्या होता है? गंठा। गंठा समझते हो ना, प्याज, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पील। पील क्या होता है? छिलका। तो कहता है जो उसके ऊपर सूखी हुई वो पिंक कलर का छिलका होता है ना प्याज का, सूखा हुआ, उसे उतार दो। यू कैन ईजिली सेपरेट दीज फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप और विद इवन योर हैंड्स। कहता भैया जब आपने पिंक कलर का छिलका उतार दिया ना, अब अंदर से आप जो प्याज को छीलना शुरू करो। जो वो फ्लैशी सा होता है ना, मोटा-मोटा सा प्याज होता है, वो छिलता चला जाएगा और आगे जाके व्हाइट कलर का हो जाएगा एकदम। कहता है अब चाहे आप उसको किसी चिमटी, फोर्सेप, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फोर्सेप, FORCEPS। अब फोर्सेप क्या चीज़ है बेटा? फोर्सेप चिमटी होती है। कहता है तो चिमटी की हेल्प से उसको छीलते चले जाओ जितना हो सके। अगर आप चिमटी से नहीं छीलना चाहते तो आप अपने नेल्स, अपने फिंगर से भी छील सकते हो। ठीक है? एंड यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। कहता है अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक मुक्का मारो। हम जैसे प्याज को मुक्का मार के तोड़ते हैं ना खाने से पहले, आपने देखा होगा कुछ लोग तोड़ते हैं, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना वो तोड़ देते हैं। तो वो कहता है उसे तोड़ो और उसकी लेयर्स को अलग अलग कर लो, या तो मुक्का मार के अलग अलग कर लो, ब्रेक करके उसको, या छील लो। ठीक है? प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। अब वो कहता है कि छोटा सा ऑनियन पील लो, छोटा सा प्याज का छोटा सा टुकड़ा, और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दो। ग्लास स्लाइड क्या होती है बेटा? एक पट्टी होती है कांच की। ठीक है? आप अगर माइक्रोस्कोप देखोगे ना तो माइक्रोस्कोप के नीचे रखी जाती है वो। ठीक है? और उसी में से हम सारी चीज़ों को स्टडी आउट करते हैं, रीड करते हैं भी क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली क्या है, ये ग्लास की स्ट्रिप होती है। ठीक है? ग्लास स्लाइड जो है एक छोटी सी ग्लास की स्ट्रिप होती है और वो आपके हाथ में आ जाएगी, इतनी छोटी होती है। ठीक है? लेकिन डेंजरस होती है, टूट गई तो खून भी निकल सकता है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे रखी जाने वाली एक स्लाइड होती है ग्लास की, जिसके ऊपर हमने उस प्याज के छिलके को हल्का सा रखना है, छोटा सा छील के। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू अ स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और अ फोर्सेप। अब वो कह रहा है कि जो ये थिन पीस था, यानी बहुत छोटा सा पतला सा, जो हमने एक पतला सा प्याज का टुकड़ा निकाला था ना, बहुत ही ज़्यादा बारीक, जैसे आपका पेज की मोटाई होती है ना, आपके पेज की से भी पतला, इतना पतला हमने छील के जो ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा था, उसे हम एक चाकू ब्लेड की हेल्प से और फोर्सेप की हेल्प से, यानी वो इतना पतला है वो तो देखो पकड़ा तो जाएगा नहीं हाथ में, तो फोर्सेप चिमटी से ही पकड़ेंगे और चिमटी से उसको रखेंगे और ब्लेड से उसे काट देंगे 5-4 टुकड़ों में। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, व्हाइल प्लेसिंग अ कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप। अब बेटा देखो, एक होती है ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने रख दिए वो सारे के सारे, क्या कहते हैं, आपके प्याज के छिलके, जितने भी हमने बारीक बारीक काटे हैं। अब उन प्याज के छिलके हवा से या किसी तरीके से उड़ ना जाए, तो उसके ऊपर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा और रखा जाता है।
ठीक है, उसे कवर स्लिप कहते हैं। छोटा सा कांच का बारीक सा टुकड़ा होता है। उससे क्या होगा कि वो जो आपने छिलके रखे हैं ना प्याज के, वो अपनी जगह फिक्स हो जाएंगे। और जब वो अपनी जगह फिक्स हो गए तो हम उन्हें इजीली स्टडी कर सकते हैं भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, ड्रॉ एंड लेबल योर, यू मे कंपेयर इट विद द फिगर 8.5। कहता है कि अब आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको स्टडी करना है, और फिर उसके बाद उसे ड्रॉ करना है कॉपी के ऊपर पेंसिल के साथ, और लेबल करना है। और अगर आपको देख करेंगे तो दिखेगा फिगर 8.5 के जैसा। तो अब हम अगेन आपको फिगर 8.5 दिखाएंगे, और आप देखिए नीचे ही फिगर 8.5 है। तो ये प्याज का अंदर से सेल ऐसा दिखता है, ये जो येलो येलो कलर का है। तो देखो इसमें साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और न्यूक्लियस है अंदर। अब न्यूक्लियस आपको दिखा दिया, साइटोप्लाज्म आपको दिखा दिया, सेल मेम्ब्रेन आपको खुद बताना है कहाँ पे है कैसे है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं सेल के बारे में। द बाउंड्रीज ऑफ द ओनियन सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। भैया ये तो इसने खुद ही बता दिया। अब बाउंड्री कहाँ है नीचे? देखो ये जो ईंटों के जैसे बनी हुई है ना, ये बाउंड्री है। ऑब्वियसली एक ही चीज बची हुई है जहाँ पे इन्होंने काले रंग से नहीं खींची लकीर, वही है आपकी बाउंड्री, वही है आपकी सेल मेम्ब्रेन। कवर बाय अनदर थिक कवरिंग कार्ड है सेल वॉल। अब क्या होता है कि सेल वॉल भी होती है, कंफ्यूज मत हो ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक चीज और होती, परत पतली सी, उसे कहते हैं सेल वॉल। आगे आपको सेल वॉल कहाँ कहाँ कौन से सेल में पाई जाती है ये भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, किस सेल में होती किस में नहीं होती। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन अ सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब डेंस बॉडी क्या है बेटा? देखो ये जो बीचों बीच दिख रही है, ये देखो ये वाली बीचों बीच गोल गोल, ये देखो इस गोल गोल को, और गोल गोल के अंदर बिंदियां हैं, इसको हम डेंस बॉडी कहते हैं, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, द जेली लाइक सब्सटेंस, देखिए अब जेली लाइक सब्सटेंस कहाँ है? द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जाहिर सी बात है, साइटोप्लाज्म क्या है? वो जो पूरा जेली अंदर भरा हुआ है ना, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो सारा आपका साइटोप्लाज्म है। आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। अब भैया वो पूछ रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, बड़ा खतरनाक सा मुंह बनाया, देखो 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 कैसा मुंह है, ध्यान से देखो देखो, मैं इसे और जूम करता हूँ। ऐसा सोच रहा है जैसे कि पता ही नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, इसे पता ही नहीं है। मेरे जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं ना, इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सब पता है। ऐसे डरा रहा है मेरे बच्चों को, ये भाग जाए यहाँ से। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। चल ठीक है, इसको बताते हैं, चलो बच्चों मिलके इसको बताते हैं भी क्यों। यू हैव लर्न earlier that the cell membrane give a shape to the cell। हमने पहले ये मान लिया है भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर ही साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब होते हैं। तो ये क्या देते हैं? ये सेल को शेप देती है। ओके, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ आउटर थिकर लेयर इन अ सेल ऑफ द प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। तो बेटा इसी तरीके से जब उसको शेप देती है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन ये सिर्फ इसी केस में होता है प्लांट सेल में कि आपको सेल वॉल पाई जाए। ठीक है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। अब इसमें जो सेल वॉल पाई जाएगी वो थिकर होती है, यानी थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी रिजिड हार्ड भी होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को। देयर इज अ आउटर थिक लेयर इन अ सेल ऑफ ए प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। ओके, यानी वो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, उसके बाहर एक और वो भी कवर होती है, किससे? सेल वॉल से कवर होती है। ठीक है, this additional layer surrounding the cell membrane is required by the plant for the protection। अब भैया ये सेल वॉल क्या काम करेगी? ये सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरियस वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्स्ट्रा। अब देखो प्लांट्स को किससे प्रोटेक्शन चाहिए? जो उसमें सेल वॉल है उसके सेल की, भैया उसे चाहिए चेंज इन टेम्परेचर से। आज सर्दी है, कल गर्मी है, फिर तेज बारिश है, फिर गर्म लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, है ना।
तो कितना मौसम चेंज होता है इंडिया में, 6 तरीके के सीज़न आ जाते हैं, बर्फ़ भी पड़ती है कभी-कभी किसी-किसी जगह। तो भैया देखो वहाँ पे अगर सेल वॉल तो होनी चाहिए ना, थोड़ी इम्यूनिटी हो जाएगी उसकी सेल की, क्लियर है? हाई विंड्स, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मॉइस्चर ये सारा कुछ होता है। दे आर एक्सपोज्ड टू दीज़ वेरिएशंस बिकॉज़ दे कैन नॉट मूव सेल। अब देखो ये वेरिएशन होती है बिकॉज़ वो सेल होता है ना, वो मूव नहीं कर पाता। ठीक है? दे आर एक्सपोज्ड टू दीज़ वेरिएशन बिकॉज़ दे कैन नॉट मूव। अब भैया ये वेरिएशन उनकी पूरी हेल्प करती है सेल की, बिकॉज़ वो मूव ही नहीं कर पाता। पेड़ एक जगह खड़ा है और अगर वो एक जगह खड़ा है तो उसे स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा और इसीलिए उसमें सेल वॉल होती है और सेल वॉल की वजह से वो इतना हार्ड और रिजिड और सख्त होता है। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन अ लीफ पील ऑफ द ट्रासेंडिकेंटिया एलोडिया रोहिया। ठीक है? तो बेटा ये जो होती है ना, ये पील क्या होता है, अब आप लीफ होता है ना पत्ता, उसका पील, उसका छिलका उतारोगे तो उसमें भी आपको ये सारी की सारी मिलेंगी सेल वॉल्स। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड इन द केस ऑफ ऑनियन। पहेली आस्क बूझो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। अब भैया पहेली और बूझो की फिर से बातचीत शुरू हो गई। अब ये कह रहे हैं भाई क्या हम एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमने प्याज के सेल को ऑब्जर्व करा है, क्या ऐसे एनिमल के किसी सेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो देखो बेटा करके देखते हैं। अभी 21 मिनट का वीडियो हुआ है, 5-7 मिनट और पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 8.4 टेक अ क्लीन टूथपिक। बेटा क्लीन टूथपिक लेनी, कौन सी टूथपिक? जब हम खाना खाते हैं तो टूथपिक होती है ना, जिससे हम अपने दांतों को साफ करते हैं, उसमें खाना फंस जाता है, निकालते हैं। और ए मैस्टिक, कहते हैं या तो टूथपिक ले लो नहीं तो माचिस की तीली ले लो, विद द टिप ब्रोकन, और उसकी टिप ब्रोकन होनी चाहिए माचिस की तीली की। ठीक है? स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट। कहता उसे अपने मुंह के अंदर फेरो, जो आपके गाल है ना, अंदर की तरफ से। कहता वहां पे उस टूथपिक को या टूटी हुई जो आपकी वो है, क्या कहते हैं, टूटी हुई माचिस की तीली है, उसको वहां पे हल्का हल्का फेरो। ऐसे भी नहीं फेरना कि आपकी चोट लग जाए, आपका मुंह अंदर से छिल जाए या खून निकल जाए। उसे ऐसे फेरना है जैसे आप अपनी फिंगर से, अपने नेल से अपने अंदर स्क्रैच करो, लेकिन उससे आपको खून नहीं आना चाहिए, इतना हल्का माइनर सा स्क्रैच होना चाहिए। ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस द ओवर इट। अब हमने क्या करना है, जैसे आपने वो अपने मुंह में डाल दी है ना, निकाल दी तिल्ली, तो प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। फिर हमने उसको कहाँ पे रखना है? ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है, जैसे हमने प्याज का छिलका रखा था, और उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है, एक आधी बूंद। एंड ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और उसमें हमने एक ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, और उसके ऊपर हमने कवर स्लिप रख देनी है। अल्टरनेटिवली ऐड 1-2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू सोल्यूशन। अब बेटा ये सारे केमिकल्स होते हैं, ये आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे, आयोडीन भी, मिथाइल ब्लू सोल्यूशन भी। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल फिगर 8.6। यू कैन आइडेंटिफाई the cell membrane, the cytoplasm and the nucleus. A cell wall is absent in an animal cell। कहता है कि आप फिगर 8.6 में देखिए, वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब प्रेजेंट है। तो फिगर 8.6 देख लेते हैं आपके लिए एक बार, और अगर आपको अच्छे से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना क्वेश्चन को कमेंट में डाल के। देखो फिगर 8.6 में ये आपके मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर है। आपका जो गाल है ना, अंदर जीभ है जहाँ पे, वहाँ पे जो आपके गाल है दांतों के पास, वो अंदर से ऐसे दिखते हैं अगर उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई? न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर होती है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, यानी सेल के ऊपर जो लेयर होती है। इसमें साइटोप्लाज्म भी है और इसमें न्यूक्लियस भी है। ठीक है? तो बेटा यहाँ तक आपका फिगर 8.6 तक कंप्लीट हो चुका है। कल हम साइटोप्लाज्म से अपना पढ़ना शुरू करेंगे। एंड अगेन मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक लगी हुई है, तो बेटा आप अपनी बुक का वो जो चैप्टर है उसे क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हो विद इन 24 आवर्स, और बाय द नेक्स्ट डे विद इन 2 डेज आपको मैं आपके उस चैप्टर की कंप्लीट डिटेल वीडियो दे दूंगा। चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, आप उससे भी पढ़ सकते हो।
ठीक है, बाकी आपको जुड़े रहना चाहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे आपको हर तरीके की एजुकेशनल वीडियो मिलेगी क्लास 11th तक। ठीक है, तो आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स की वीडियो भी इसी पे अवेलेबल है, साइंस पढ़ना है तो साइंस की वीडियो भी इसी पे अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जुड़े रहिए नैनोमीटर क्लासेस के साथ। उम्मीद रखता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।